हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। आज का हमारा न्यू टॉपिक है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि मूल स्थान, प्रारंभिक शासक, जानकारी के स्रोत कौन कौन से थे, स्थापना किसने की। फिर पढ़ेंगे हम हर्षवर्धन और फिर प्रशासनिक और संस्कृति के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले बता देता हूँ मैं आपको भारतीय साहित्य अधिकारी के स्रोत है बाणभट्ट साहित्य। बिहार के सोन नदी के किनारे स्थित ग्राम प्रतिकूट के अपने भाई था श्यामल के आग्रह पर हर्षवर्धन की विस्तार से लिखने हेतु हर्षचरित लिखा था। इसका लेखन हर्षवर्धन से मिलने से पूर्व ही आरंभ कर दिया था। तत्पश्चात अचिरावती नदी के किनारे स्थित भंगीतारा स्कंदवार में हर्षवर्धन व बाणभट्ट की पहली मुलाकात हुई थी। ठीक है, और बाणभट्ट द्वारा निम्न साहित्य रचा गया। सबसे पहले था हर्षचरित में बता देता हूँ, ये गद्य शैली में है और काव्य रूप में लिखा गया है। चरित्र का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ यही है। इस ग्रंथ में उच्छ्वास से 8 कितने हैं? 8। ये मुष्ट है। प्रथम में बाणभट्ट की जीवनी है और द्वितीय में हर्ष से भेंट आपको याद करना है। भेंट का मतलब 2 अक्षर है, भेंट है तो 2 द्वितीय, ये याद रह जाएगा। और तीसरे में है श्रीकंठ जनपद और पुष्यभूति और भैरवानंद की भेंट थानेश्वर के बारे में, ये तीसरे उच्छ्वास में है। चौथे में आपको याद करना है कि प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री के बारे में उसका जन्म और विवाह से संबंधित जानकारी बताई गई है। पंचम में आपको यही याद रखना है कि हूण उपद्रव रोकने के लिए राज्यवर्धन को भेजता है और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पंचमी। 6 में आपको याद रखना है राज्यवर्धन राज्य ग्रहण करता है, गृहवर्मन की हत्या संस्कार करता है द्वारा धोखे से हत्या की, ये छठे में मिलता है। 7वें में आपको मिलता है हर्षवर्धन की दिग्विजय यात्रा, ये आपको दिग्विजय शब्द याद रखना है, 7वें में दिग्विजय। और 8वें में राजशैली की प्राप्ति विंध्य विन्वेषण का भाग था, ये 8वें में है। अब आपको बता देता हूँ कि अंग्रेजी में अनुवाद हर्षचरित का कावेल और थॉमस द्वारा किया गया था और टीका लिखी गई थी शंकर द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? शंकराचार्य नहीं, शंकर द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो एक बात तो आपको मैं शॉर्ट बता देता हूँ, 8 उच्छ्वास है, उसमें से आपको ज्यादातर ये है ना, तीसरा वाला श्रीकंठ जनपद वाला ये मोस्ट है, और दिग्विजय वाला 7वां, हूण वाला 5वां, 4 5 याद कर लेना और पूरे हो सके तो पूरा कर लेना। फिर नेक्स्ट हम बताएंगे कादम्बरी के बारे में। ये संस्कृत में लिखा गया, ये भी बाणभट्ट की रचना है, श्रेष्ठ उपन्यास है ये। पूर्व भाग बाणभट्ट ने लिखा था और उत्तर भाग ये पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट लिखा था, ये बाणभट्ट का पुत्र था। ठीक है, फिर वृत्त कथा गुणाढ्य वासुदेवता सुबंधुकृत से लिया गया है ये कादम्बरी। चंद्रापीठ व कादम्बरी पर आधारित है। चंडी शतक और दुर्गा शतक ये लकवा का इलाज होता है। ये मार्कंडेय पुराण की 100 पद जिसमें दुर्गा स्तुति के बारे में जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, दुर्गा स्तुति की जानकारी कौन से पुराण में? मार्कंडेय पुराण में। और ये भी मोस्ट है, लकवा का इलाज कौन से में? तो चंडी शतक और दुर्गा शतक है। फिर बता देता हूँ आपको सूर्य शतक और मयूर शतक मयूर भट्ट ने लिखी थी और इसमें कुष्ठ रोग की जानकारी मिलती है, आपको याद करना है। तो मोर के कौन सा हो गया? कुष्ठ, ऐसे याद रखना, और दुर्गा के लकवा हो गया, ऐसे याद कर लेना। फिर मुकुट ताटवी के चंदन चंदनपाल व गुणविन्य ने नल चंपू की टीका लिखी, इसमें उन्होंने इस रचना को बाणभट्ट की रचना बताया है। इसके कुछ उद्धरण श्रृंगार प्रकाश ग्रंथ से प्राप्त होते हैं, किसके? मुकुट ताटवी के। इसमें भीम द्वारा दुर्योधन की मुकुट तोड़ने का कथानक है, जो महाभारत पर आधारित है। नेक्स्ट है पार्वती परिणय, कुछ विषय बाणभट्ट की, यह भट्ट की है। अब बता देता हूँ मैं, हर्षवर्धन खुद एक राजा होने के साथ साथ कवि भी था, साहित्यकार था। देखो, उसने 3 ग्रंथों की रचना की। सबसे पहले प्रियदर्शिका
अंग शासक था, दृढ़ वर्मा की पुत्री थी प्रियदर्शिका तथा वत्स राज उदयन का परिणय है। इसके बारे में इसकी विषय वस्तु कथा सरित सागर व वृहत कथा मंजरी से लिया गया है और इसके 4 भाग है। कितने भाग है? 4 भाग है। और दूसरा है रत्नावली। रत्नावली कह दो या सागारिका कह दो, ये विक्रम बाहु की पुत्री थी तथा वत्सराज उदयन का परिणय या वासवदत्ता, इससे संबंधित है रत्नावली। ठीक है। और तीसरा हमारा है नागानंद। नागानंद जिमूत वाहन है, मल्लवती का परिणय है। जिमूत वाहन ने कानून ग्रंथ दायवा की रचना की थी, इससे नागानंद की दायवा की टीका के रूप में भी जाना जाता है। जिमूत वाहन द्वारा आत्महत्या की गई थी। ठीक है। विविध के बारे में बता देता हूँ। आर्य मंजूश्री मूल कल्प है, ये गणपति शास्त्री द्वारा 1925 में प्रकाशित हुई थी। 1000 श्लोक है। कितने श्लोक है? 1000 श्लोक है। हर्षवर्धन हेतु है शब्द का उल्लेख होता है, ये मोस्ट है। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि है शब्द का उल्लेख कौन से साहित्य में मिलता है, तो आपको बता देना है आर्य मंजू श्री मूल कल्प में। ठीक है। विदेशी साहित्य के बारे में बताता हूँ मैं आपको। हेवन सांग या जीवन परिचय बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ये तो आपको पता ही है कि हेवन सांग हर्षवर्धन के काल में आया था। तो सबसे पहले 602 से 664 ईस्वी में मृत्यु हुई थी उसकी। 629 से लेकर 645 भारत आया था 16 वर्ष के लिए। और 138 देशों की यात्रा की थी। कितने? 138 देशों की यात्रा की थी और 16 वर्ष भारत में रहा था। हर्षवर्धन के काल में आया था। उद्देश्य इसका दो ही था, बौद्ध ग्रंथों को लाना था और बौद्ध स्थानों का दर्शन भी करना था। ये महायान देव उपाधि थी इसकी, मोक्ष देव उपाधि थी, शाक्य मुनि थी, यात्रियों का राजकुमार भी बोला जाता है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, कानून का देवता, ये उनकी उपाधि थी। और मार्ग क्षेत्र में बता देता हूँ। सबसे पहले वो सिल्क मार्ग के सहारे मध्य एशिया आते हुए सर्वप्रथम भारत के कपिसा में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? कपिसा में, ये आपको याद करना है। फिर अफगानिस्तान में गया, लंपक, जलालाबाद, पेशावर, काबुल, तक्षशिला और जालंधर, इन इत्यादि में घूमता है। फिर मथुरा सहित सभी उत्तर भारत के नगर देखे इसने। दक्षिण भारत भी गया, देखो बंगाल गया, उड़ीसा होते हुए पल्लव, नरेश था कांची, दक्षिण का अंतिम नरसिंहवर्मन प्रथम या महामल्ल कह दो, उसके काल में भी गया था। और बड़ोच, वल्लभी, भीनमाल, विराट भी गया था। नेक्स्ट में बता देता हूँ। इस प्रकार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी देश क्षेत्रों की यात्रा की और 636 ईस्वी में कनौज गया था। कामरूप के भास्कर वर्मा का संदेश मिलने पर पुनः पूर्व की यात्रा उसने आरंभ की थी। सबसे पहले कश्मीर, कश्मीर से नालंदा में गया, नालंदा में 18 माह रुका था। यहाँ का आचार्य था शीलभद्र। कौन था? शीलभद्र से योग शास्त्र की शिक्षा ली थी। फिर कंजगल गया था, स्कंदवार से हर्षवर्धन को और हेमंत सांग की मुलाकात होती थी, ये मोस्ट है। फिर कामरूप गया था। यात्रा के स्मरण देखो। उक्त यात्रा के बाद 646 ईस्वी में हेमंत सांग ने अपना यात्रा विवरण मंदारिनी भाषा में सियुकी नाम से लिखा, जिसके निम्न अनुवाद है। ठीक है। जूलियन स्टानिसल द्वारा 1857 में इसका पहला अनुवाद किया, जो कि फ्रांसीसी भाषा में था, ये मोस्ट है। फिर सैमुअल बिल द्वारा 1884 में अंग्रेजी अनुवाद सियुकी बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न रिवर्डन नाम से किया। वाटर व थॉमस ने 1904 में हेवन सांग ट्रेवल इन इंडिया। फिर ली रॉक्सी द्वारा ग्रेट टोंग रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्नर रेगा 1990 से 95 अनुवाद किया। भारत बता देता हूँ मैं, यह भारत को ब्राह्मणों का देश कहता है। इसमें 70 राज्य बताता है, वे अर्धचंद्राकार आकार के बताते हैं। नगर प्राचीरबद्ध है, गांव के मार्ग गंदे है, ये बताता है। नागरिक शांत बताता है, अपराध न्याय के बराबर है, दंड यातनाएं जुर्माना उच्च वर्ग साफ सुथरे बताता है। वर्ण संकर, चंडाल, कसाई इत्यादि गंदगी में रहते हैं, ये बताते हैं। ये भारतीय लिपि ब्रह्मदेव ने बनाई, ये बताता है। बौद्धों की संप्रदाय बताते हैं 18। कितने? 18 है सांग, ये मोस्ट है एकदम। फिर आपको बताता हूँ, सती प्रथा और पुनर्विवाह नहीं थे, ये बताता है, लेकिन सहवर्ण विवाह थे।
जालंधर व उज्जैन शासक की प्रशंसा करता है। बौद्ध धर्म उन्नत अवस्था में यह बताता है। और हर्ष को कहते हैं शिलादित्य कहता है ये। ठीक है, संपूर्ण जानकारी देता है हर्ष के बारे में, और हर्ष को क्या कहता है, शिलादित्य कहता है। फिर मैं आपको बता देता हूँ इत्संग के बारे में। ये भी एक चीनी यात्री था, वो भी 672 से आया था और 688 ईस्वी में, और 16-17 वर्ष की आयु में रात तक के साल तक रहा था। उसका जीवन परिचय बता देता हूँ मैं। आई चिंग बोलते हैं या आई सिंह भी बोलते हैं उसको। उद्देश्य इसी का यही था कि बौद्ध धर्म एकत्रित करना, बौद्ध धार्मिक स्थानों की यात्रा करना, और इसका हीनयान था। उसका महायान था वेनसांगा, और इत्संगा हीनयान था। ठीक है, जल मार्ग से आया और जल मार्ग से गया, यह भी मोस्ट है। इत्संग जल मार्ग से आया और जल मार्ग से गया था। ताम्रलिप्ति में 3 वर्ष रहा। संस्कृत सीखी। नालंदा में 11 वर्ष रहा। नालंदा में 11 वर्ष रहा। उत्तरी भारत के बौद्ध नगरों में भी गया ये। वैशाली, बोध गया, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कन्नौज भ्रमण किया। और 400 पुस्तकों के साथ वापस का। कितनी पुस्तकों के साथ? 400। ठीक है, इसने संपूर्ण यात्रा विवरण लिखा, जिसे से आगे चलकर जापानी था एक बौद्ध भिक्षु पुकुश ने द रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन नाम से अंग्रेजी में अनुदित किया, जिसमें लगभग 60 पुस्तकों का संकलन है और इसके निम्न विवरण मिलते हैं। और यह बताता है भारत आर्य देश है। भारत राजा का वर्णन नहीं करता ये इत सिंह। ये हर्षवर्धन के काल में नहीं आया और वर्धन वंश की जानकारी देता है। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान पर लिखा था इसने। और अश्वघोष की बुद्ध चरित, जयादित्य कृत, कशिकावृत्ति, पाणिनि सूत्र, भर्तृहरि सूत्र भी ग्रंथों का उल्लेख किया इसने। भारतीय ब्याज नहीं खाते, ये बात इत सिंह कहता है। नालंदा व विक्रमशिला की उसने प्रशंसा की। हिवली ने हेवनसांग की जीवनी लिखी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद सैमुअल बिल ने 1911 में किया। ये मोस्ट फैक्ट है, आपको लिख लेना है। हेवनसांग की जीवनी किसने लिखी? हिवली ने 1911 में। बिल ने इसका अनुवाद किया था, सैमुअल बिल ने। और अब बता देता हूँ मैं पुरातात्विक जानकारी। सबसे पहले बता देता हूँ बांसखेड़ा अभिलेख है, यह ताम्रलेख है। यूपी में मिला है, सॉरी, यूपी में शाहजहांपुर में 628 में। ठीक है, इसका मुख्य स्रोत है हर्षवर्धन के काल का। इसमें आपको बता देता हूँ नरवर्धन से लेकर राज्यवर्धन तक की जानकारी और वंशावली और उसकी राजमाताओं के नाम मिलते हैं बांसखेड़ा ताम्रलेख में। मरकट सागर ग्राम हर्ष द्वारा बालचंद्र वत्स भट्ट सावनी को दान में दिया का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसमें हर्षवर्धन के हस्ताक्षर के साथ ही महाराजा धीराज शब्द उपाधि के रूप में दिखाया गया है। राज्यवर्धन द्वारा मालव राज्य देवगुप्त को हटाना तथा वो गोंड शासक राज्यवर्धन द्वारा मालव राज्य देवगुप्त को हटाना तथा गोंड शासक पर राज्यवर्धन की हत्या करवाना धोखे से, इसके बारे में ये जानकारी देता है। दूसरा अभिलेख है मधुबन, यह 631 का है। ये आजमगढ़ में है और यूपी में है। ये श्रावस्ती भुक्ति के सोमकुंड ग्राम को वात्स्वामी भट्ट को दान देने का उल्लेख करता है। तीसरा बता देता हूँ मैं आपको कि नालंदा व सोनीपत से मोहरें मिली है। ठीक है, और अब अगला हमारा बिंदु रहेगा वर्धन कौन थे, इनके बारे में। तो मैं बता देता हूँ आपको। वर्धन हेवन सांग तो बताता है वैश्य थे या फिश्य थे। उसका समर्थन करते आर पी त्रिपाठी, पी एस पाठक, यू एन घोषाल, आर्य मंजूश्री मूल क्लब ये बताते हैं वैश्य थे। लेकिन चंद्रवंशी क्षत्रिय बताते हैं एन राय। बाणभट्ट ने पुष्यभूति को भी चंद्र पुजारी बताया था। और जायसवाल और पीटरसन भी क्षत्रिय बताते हैं। लेकिन मूल केंद्र थानेश्वर था, जो श्रीकंठ जनपद का ही भाग था। ये बाणभट्ट की जो हर्षचरित है उसमें तीसरा जो उच्छ्वास है उसमें विवरण है। अब मैं बता देता हूँ हर्षवर्धन वंश के आरंभिक शासक कौन थे। सबसे पहले था पुष्यभूति। बाणभट्ट के अनुसार तो वर्धन वंश का आदि पुरुष पुष्यभूति था। ठीक है,
इस कारण इस वंश को पुष्यभूति वंश कहा जाता है और थानेश्वर उसका केंद्र था। लेकिन ये हर्ष के दोनों ताम्रलेख है, बांसवाड़ा और मधुबन और जो मौर्य है ना, उस उसमें नरवर्धन को इस वंश का प्रथम शासक बताते हैं और थानेश्वर उसका केंद्र था। यहाँ दो चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अभी आपको पूछ लिए कि ताम्रलेखों और मोहरों के अनुसार पहला तो नरवर्धन आएगा, ठीक है। वैसे पूछे तो पुष्यभूति वंश का तो पुष्यभूति आएगा, ठीक है। अगला मैं बता देता हूँ आपको नरवर्धन के बारे में। ये पहला शासक था किसके अनुसार, मोहर और ताम्रलेखों के अनुसार उसकी राजमहिषी माता का नाम था वज्रणी देवी। और दूसरा नंबर का आता है राज्यवर्धन प्रथम, उसकी राजमहिषी थी अप्सरा देवी। और आदित्यवर्धन आता है, उसकी माता का नाम था महासेन भूपत देवी, राजमहिषी थी। ये तीनों स्वतंत्र शासक नहीं थे, ठीक है। ये तीनों महाराज की उपाधि थी, लेकिन वो सामंत के रूप में जानकारी मिलती है हर्ष के अभिलेखों में और मोहरों में उनकी। और मोस्ट और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी प्रभाकर वर्धन ने, ठीक है। तो इस आधार पर यह सत्ता स्वतंत्र सत्ता प्रभाकर वर्धन के काल में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और प्रभाकर वर्धन की जो उपाधि है हूर हणिकेसरी सिंधुराज जवर गुजरात प्रजागर गुर्जर शासकों की नींद चैन से न सोने देने वाला, लाट पाट पाट चार लाट देश की चालुक्यों को अंत करने वाला, गांधार हस्ती जवर और मालव लता लक्ष्मी परसों। ये जो मोस्ट उपाधि है उनको आप नोट कर लेना। कौन कौन सी ये आपको पता ही है, दिख रही है, और नोट कर लेना। इस उपयोग के आधार पर माना जाता है कि प्रभाकर वर्धन का प्रभाव अनेक स्रोतों से नहीं होता है। गुजरात, लाट प्रदेश, सिंधु, मालवा, गांधार प्रदेश। नेक्स्ट देखो मैं बता देता हूँ आपको। प्रभाकर वर्धन और राज में स्थिति यशोमती। तीन संतान थी इसकी। कितनी संतान थी? तीन। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को चक्रवर्ती सम्राट बनेगा ये है घोषणा की थी, तारक ज्योतिष नाम का तारक ज्योतिष था, इसने ये घोषणा कर दी थी। और उसकी एक बहन बेटी थी राजश्री, ठीक। इसकी शादी हो गई थी कन्नौज का मोखरी वंश के शासक था ग्रहवर्मा से कर दी जाती है। इससे वर्धन मोखरी गठबंधन बन जाता है, जिसके जो पश्चात मालव देवगुप्त गौड़ शासक बंगाल गठबंधन बना लेते हैं, ठीक है। फिर देवगुप्त ने कनौज पर आक्रमण किया और ग्रह वर्मा की क्या कर दी? हत्या कर देता है और कनौज में उनको कैद कर देता है। नेक्स्ट में आपको बताऊंगा हूण आक्रमण होता है उसके काल में। प्रभाकर वर्धन के अंतिम समय में हुआ था हूण आक्रमण। और ये पांचवें उच्छ्वास में मिलता है, आपको मैंने बताया था। दमन हेतु राज्यवर्धन और हर्षवर्धन को भेजा जाता है। कुरंगक दूत द्वारा प्रभाकर वर्धन की रोगणता की सूचना पाकर हर्षवर्धन पुनः थानेसर आ गया और राज्यवर्धन रसायन व सुसेन के प्रयासों के बावजूद प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। यशोमती सरस्वती नदी पर सती हो जाती है। ये आपको मैं बता देता हूँ कि प्रभाकर वर्धन के काल में हूण आक्रमण हुए थे। वो प्रभाकर वर्धन दोनों बेटों को भेजा था, लेकिन वो एक था दूत था कुरंगे का दूत, उसने बता दिया कि आपके पिता पीछे से बीमार पड़ गए, तो वो आ जाता है हर्षवर्धन। और फिर वो नहीं ही बचा पाता, दो उसके वैद्य थे रसायन और सुसेन, फिर उसकी पत्नी थी यशोमती, वो सरस्वती नदी किनारे सती हो जाती है, ठीक है। फिर बैठता है राज्यवर्धन 605 से 606। बांसवाड़ा ताम्रलेख में इसकी उपाधि परम सौगात मिलती है, बौद्ध उपाधि मिलती है परम सौगात, ये मोस्ट है। सन्यासी बनना चाहता था, परंतु संवादक की सूचना जिसमें मालव राज देवगुप्त द्वारा ग्रहवर्मा की हत्या व राजश्री की कन्नौज में कैद पाकर राजा बना तथा प्रतिज्ञा ली कि मैं मालव राज का सर्वनाश करूंगा। मैं मेरी भाई बंडी की सहायता से कन्नौज अभियान गया और देवगुप्त की हत्या की, तथा उसी समय एक गौड़ शासक था संसाक ने उसको नियंत्रण पाकर उस संसाक की
राजधानी कर्णसूरण गया, रात्रि में धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। ठीक है। और कनौज प्रशंसा का अधिकार हो जाता है। ये पढ़ेंगे हम अगला टॉपिक हर्षवर्धन, ये अगले टॉपिक में। ये मैं थोड़ा शॉर्टकट बता देता हूँ आपको कि क्या होता है। राज्यवर्धन बैठता है, राज्यवर्धन बैठने के बाद वो जो उसकी बहन थी ना, उसका बहन का जो घरवाली की जो हत्या की थी ना देवगुप्त, उसको तो वो मार देता है। लेकिन फिर शशांक है ना, उसको धोखे में आकर उसे बोलता है कि मित्रता कर लेते हैं, तब वो मित्रता करने गया रात्रि को। लेकिन फिर शशांक ने उसको धोखे से राज्यवर्धन द्वितीय है, ठीक है, उसको मार दिया। ठीक है, धन्यवाद।